हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। आज हमारे टारगेट में 3 स्टैंडर्ड्स हैं और ये 3 स्टैंडर्ड्स हमको करने हैं। और मजे की बात ये है कि ये जितने भी स्टैंडर्ड्स है दोस्तों, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स नए आए हैं सीए इंटर के अंदर। सीए फाइनल में तो काफी समय से है, लेकिन सीए इंटर के अंदर ये नए स्टैंडर्ड्स है दोस्तों, और इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइज। लेट्स सी, फटाफट इसको करते हैं हम लोग। आइए, तो सबसे पहले द 3 स्टैंडर्ड्स आर एसए 260, 265 और एसए 450। 260, 265 और 450। सबसे पहले आते हैं 260 के ऊपर। ऐसा है कि कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं वो कौन संभालता है? मैनेजमेंट संभालता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो लोग काम करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को संभालते हैं, परचेस संभालते हैं, प्रोडक्शन संभालते हैं, सेल्स संभालते हैं, रिकवरी संभालते हैं, अकाउंटिंग संभालते हैं, उनको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। और ऐसे लोग बड़े बड़े लोग, ऊंचे लोग, महान लोग, ऐसे लोग जो पीरियडिकली आते हैं, और आने के बाद में वो सुपरविजन करते हैं। भाई कंपनी में कैसे कैसे चीजें चल रही है उसको सुपरवाइज करने के बाद में, भाई क्या चीज चल रही, चीजें उसको एक बार सुपरवाइज किया अच्छे से। सुपरवाइज करने के बाद में स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। पीरियडिकली आते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। हम कौन सा बिजनेस करेंगे, हम कौन से एरिया में बिजनेस करेंगे, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम एक्सपेंशन करेंगे नहीं करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर लाएंगे नहीं लाएंगे, आईपीओ लाएंगे नहीं लाएंगे। ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लोग लेते हैं और पॉलिसीज बनाकर बोलते हैं मैनेजमेंट को इसको इंप्लीमेंट करो। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका काम है दिशा दिखाना, उसको बोलते हैं टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। उसको टीसीडब्ल्यूजी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर 260 जो है ना दोस्तों, 260 जो है, ये हमको 260 हमको बोलता है कि बड़ा प्यारा सही जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बड़े प्यारे लोग होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। उनको जो पता होता है अच्छे अच्छों को पता नहीं होता है। तो एक काम करो, आप इनसे रेगुलरली बात करते रहो। आप इनसे बात करते रहो। जितना रेगुलरली आप इनसे बात करते रहोगे ना, जितना रेगुलरली आप इनसे बात करते रहोगे, उतना उनके लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सिग्निफिकेंस क्यों बात करनी चाहिए टीसीडब्ल्यूजी से? तो 3 बातें आप समझाओगे। सबसे पहले अगर आप रेगुलरली बात करोगे, एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। दोनों के लिए एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप रहेगा। बहुत ही बहुत ही फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा दोनों तरफ से, बिना किसी हेजिटेशन के अच्छा इंफॉर्मेशन फ्लो रहेगा। किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, दोनों एक में के साथ में शेयर कर सकते हैं, इसलिए करना चाहिए। बेनिफिट नंबर 1 दोनों का है। भाई ऑडिटर को बड़ा बेनिफिट है, ऑडिटर को बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इतना कुछ पता होता है, खास करके कंपनी के अंदर एनवायरमेंट कैसा चल रहा है, कंपनी के अंदर प्रेशर चल रहा है क्या, प्रॉफिट्स बढ़ाने को लेकर प्रॉफिट्स बढ़ाने को लेकर ठीक है, प्रॉफिट्स बढ़ाने को लेकर प्रेशर चल रहा है क्या इनके ऊपर, ये हमको पता चल जाएगा। वी विल बी एबल टू नो कि भाई प्रेशर है कि नहीं है इन लोगों के ऊपर, वेदर आई हैविंग प्रेशर और नॉट। प्रेशर है, किस प्रकार का प्रेशर है, कौन से बिजनेस में प्रेशर है, कौन से डिवीजन में प्रेशर है। ये बहुत सारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट चल रहा है, वो हम अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरनमेंट में बड़ी मदद कर सकते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इसकी बहुत सारी बातें हमको बता सकते हैं जो और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि इतना नॉलेज, इतनी पहुंच, इतना एक्सपीरियंस किसी के पास है ही नहीं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बहुत मदद मिल जाती है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का काम है ओवरसाइट करना। ओवरसाइट करना मतलब सुपरविजन करना। ओवरसाइट करना मतलब सुपरविजन करना। सुपरविजन करना इनका काम है। इनको बड़ी मदद मिल जाएगी। ऑडिटर आके बताएगा ऑडिट में ये मिला, ऑडिट में वो मिला। इनको सुपरविजन करने में बड़ी मदद मिल जाएगी, अपने डिसीजंस लेने में बड़ी मदद मिल जाएगी। जैसे किसी एरिया में बहुत फ्रॉड चल रहा है, भाई साहब वहां पे वो इमीडिएटली एक्शन लेंगे, स्टाफ को बदल देंगे, ज्यादा लोगों को लगा देंगे, सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर देंगे एंड सो ऑन। ऐसे बड़े करेक्टिव एक्शंस वो ले सकते हैं। लेट्स फ्रीज गाइस। पहला क्वेश्चन, पहला 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 ठीक है भाई, बातचीत क्यों होनी चाहिए? तो 3 बातें, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा। ऑडिटर को भर भर के फायदा है, बहुत सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी ऑडिट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंटिटी को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इंडस्ट्री, एंटिटी, उसके अंदर की चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बड़े काम की चीज पता चल जाएगी, गवर्न करने में, डायरेक्शंस देने में, डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे 3 बातें बता दो, बात बन गई। अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में देखो, यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, लेकिन मैंने उसको और रीफ्रेम किया है
टीसीडब्ल्यूजी को लेकर आपको अगर बोला कि भाई दोष चार्जेस गवर्नेंस के बारे में आप थोड़े से ज्ञान बांटो, दोष चार्ज विद गवर्नेंस जो है, ठीक है, दोष चार्ज विद गवर्नेंस है, उसके बारे में लेकर आप थोड़ा सा ज्ञान बांट दो। बोले ठीक है भाई, थोड़ा सा ज्ञान बांट देंगे। आइए, क्या ज्ञान बांटेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है। एंटिटी के ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी है पीरियोडिकली आना, ओवरसाइट करना, सुपरविजन करना, बिजनेस कैसा चल रहा है देखना, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, पॉलिसीज प्रोसेस बनाकर चले जाना, ऐसे लोगों को हम दोष चार्ज विद गवर्नेंस बोलते हैं। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी, भैया ऑडिटर का क्या रोल है? भाई साहब, ऑडिटर का रोल क्या है? ऑडिटर का रोल एकदम सिंपल है। शायद आपके पास में जो नोट्स होंगे उसके अंदर लिखा नहीं होगा, तो आप लोग ये लिख लेना। ऑडिटर का रोल बहुत सिंपल है। ऑडिटर का रोल है, जब भी वो किसी ऑडिट पे जाता है ना, ठीक है, जब भी वो किसी पे ऑडिट पे जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई ये जो 10 लोग हैं ये मैनेजमेंट में आएंगे क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशन संभाल रहे हैं, और ये जो 5 लोग हैं टीसीडब्ल्यूजी के अंदर आएंगे क्योंकि इनका काम गवर्नेंस है, ये पीरियोडिकली आके बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है आइडेंटिफाई करना कि मैनेजमेंट नाम में कितने लोग आएंगे, मैनेजमेंट इस कैटेगरी में कितने लोग आएंगे, और टीसीडब्ल्यूजी इस कैटेगरी में कितने लोग आएंगे। अब सबसे खास बात है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंटिटी टू एंटिटी, कौन आएगा मैनेजमेंट में और कौन आएगा टीसीडब्ल्यूजी में, बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हर एंटिटी का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एंटिटी में डे टू डे ऑपरेशन करने वाले लोग अलग रहते हैं, दिशा देने वाले लोग अलग रहते हैं, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग रहती है। तो इट कैन कीप ऑन चेंजिंग। इट कीप ऑन चेंजिंग मतलब क्या सर? कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इट कैन कीप ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, दोष चार्ज गवर्नेंस के अंदर आउटसाइड एंटिटी लोग आ सकते हैं। जैसे मैं अगर इसरो, बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके कंपनी लॉ में नहीं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर है। इट्स ओनली इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो देखिए कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, कंपनी के अंदर आपको इट मे हैपन कि हो सकता है कि एंटिटी के अंदर के लोग, जनरली एंटिटी के अंदर के लोग होते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कंपनी के मीटिंग के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वार्टरली मिलते हैं, सुपरवाइज करते हैं, बड़े डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे लिए टीसीडब्ल्यूजी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, एंटिटी की अगर मैं बात करूं, इट कैन बी विद इन द एंटिटी, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी अ ग्रुप। जैसे कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, ग्रुप हो सकता है। लेकिन अगर प्रोप्राइटर है, अगर कोई प्रोप्राइटर एंटिटी है, तो वहां पे तो यार इट इज अ सिंगल पर्सन। सो वंस अगेन, हो सकता है कि दोष चार्ज विद गवर्नेंस बाहर के लोग हो सकता है कि एंटिटी के अंदर के लोग हो। एंटिटी के अंदर इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी ग्रुप, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, तो जनरली एक ग्रुप ही दोष चार्ज विद गवर्नेंस में आता है। हो सकता है फिर आगे, हो सकता है कि इट इज कंप्लीटली सेपरेट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के लोग बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जिसके अंदर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और इसके अलावा एक सीईओ है जो डायरेक्टर नहीं है, सीईओ है, सीएफओ है, कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी है, और एक सीनियर मैनेजर है। 5 लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं जो हर 3 महीने में मिलते हैं, वो टीसीडब्ल्यूजी है। और 4 लोग, सीईओ, सीएफओ, सीएस और एक सीनियर मैनेजर, ये 4 लोग मिलकर पूरे कंपनी को चलाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दे आर सेपरेट ऑल टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कॉमन हो, सम पीपल आर कॉमन, कुछ लोग कॉमन हो। सर ऐसे कैसे कुछ लोग कॉमन? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 है, उसमें एक एमडी और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉइज भी, वो डे टू डे ऑपरेशन भी संभालते। अच्छा, वो क्वार्टरली मीटिंग के अंदर सुपरविजन भी करते और वो डे टू डे ऑपरेशन भी संभालते। ऊपर से इनके अलावा कंपनी के अंदर सीएस भी है और सीनियर मैनेजर भी है। ओके। आपके टीसीडब्ल्यूजी के अंदर 5 लोग हैं और आपके मैनेजमेंट के अंदर 4 लोग हैं और 2 कॉमन है, एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में का भी हिस्सा है और मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग कॉमन है, ऐसा भी हो सकता है ऑल आर सेम। यस, पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, यही 4 पार्टनर्स क्वार्टरली बेसिस पे सुपरविजन भी करते हैं और यही 4 पार्टनर्स धंधा भी चलाते हैं। सो यहाँ पे दोष चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लोग बिल्कुल सेम है। लेट्स फ्रीज गाइस, इतना समझा बहुत होता है। वापस एक बार आपको बता रहा हूँ दोष चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में, अगर आपको शॉर्ट आया तो सबसे पहले आप डेफिनेशन होगी।
ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी है पीरियडिकली आना, ओवरसाइट करना, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना, पॉलिसी बनाना ताकि मैनेजमेंट उसको इंप्लीमेंट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिनकी जिम्मेदारी है गवर्न करना। फिर आप बोलेंगे ऑडिटर का रोल बहुत सिंपल है, ऑडिटर को जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन लोग आएंगे टीसीडब्ल्यूजी के अंदर, कौन लोग आएंगे मैनेजमेंट के अंदर। अब वो टीसीडब्ल्यूजी के अंदर बहुत वेराइटी है, एंटिटी टू एंटिटी, कंपनी के स्ट्रक्चर बदलते हैं, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, ट्रस्ट, इतने अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट दे आर आउटसाइड एंटिटी, कभी कभी ऐसा हो सकता है दे आर इनसाइड एंटिटी, इंडिविजुअल और ग्रुप। एंटिटी के अंदर ऐसा हो सकता है दैट देयर इज अ सेपरेट सेट ऑफ पीपल, पूरे अलग है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग कॉमन है, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे सेम है। इतनी बातें आप बता दो, इतनी बातें बता दो दोस्तों, इसमें इतनी बातें आप बता दो, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरी डैम थिंग इज कवर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, आइए अब फटाफट, अब हम लोग ये देख चुके कि दोनों ने बात करनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि दोनों ने बात करनी चाहिए, बहुत बढ़िया, उसका सिग्निफिकेंस है, 3 एडवांटेज है, एक दोनों को एडवांटेज है, एक ऑडिटर को और एक टीसीडब्ल्यूजी को। हमने देख लिया दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होते हैं, इट चेंज फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी, और अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, अब ये अपने आप कवर हो जाएगा। ये देखो, मैं इन जनरल आपको बताऊं स्कोप मतलब क्या, स्कोप ऑफ दी स्टैंडर्ड मतलब क्या, स्कोप मतलब इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या बातें कवर हो रही है, क्या क्या बातें कवर हो रही है। अरे स्टैंडर्ड देखेंगे तो अपने आप पता ही चल जाएगा ना स्कोप क्या है, स्टैंडर्ड देखेंगे तो अपने आप पता ही चल जाएगा ना स्कोप। स्कोप मींस कवरेज, इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या बातें समझाई हुई है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग लिख दो, आपका बन जाएगा स्कोप। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या टारगेट रखे हुए, ऑर्डर के सामने क्या टारगेट रखे हुए हैं, क्या उसको करना पड़ेगा, क्या उसको अचीव करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड पढ़ लो, अपने आप स्कोप और ऑब्जेक्टिव, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, स्कोप और ऑब्जेक्टिव हमेशा आप बाद में पढ़िए। एक बार स्टैंडर्ड पढ़ लोगे तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव अपने आप समझ में आ जाएंगे, दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। कभी इसको पहले मत पढ़िए, कभी भी इसको पहले मत पढ़िए। आइए नाउ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमको ये समझ में आ गया कम्युनिकेशन जरूरी है, अच्छी बात है। हमको ये भी समझ में आ गया कि हम लोग टीसीडब्ल्यूजी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये हमारे टीसीडब्ल्यूजी है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इनसे बातें क्या करनी पड़ेगी, इनसे क्या बातें हम लोग करें, गुफ्तगू क्या करेंगे। ठीक है, देखो कहीं कहीं पे आपको बताना नहीं पड़ता, कहीं कहीं पे आपको बताया नहीं पड़ता है ना, कहीं कहीं पे फोन बंद ही नहीं होते, एक एक घंटा 2-2 घंटा चलने लग जाते हैं। करेक्ट, बताना ही नहीं पड़ता कि क्या बात करनी पड़ती है। ठीक है, खाना पीना, रहना सोना पीना, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ रहा है, यहाँ पे बताना पड़ रहा है टीसीडब्ल्यूजी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में हमको क्या बात करनी पड़ेगी। आइए बहुत सिंपल, अपन ने उसमें एक बहुत प्यारे फ्लो मिलाया, अपन ने इसको बड़े ही प्यारे फ्लो के अंदर अपन लेके आए इसको। आइए सबसे पहले आफ्टर अपॉइंटमेंट कुछ बातें करनी पड़ती है, आफ्टर अपॉइंटमेंट कुछ बातें करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट के इमीडिएटली बाद कुछ बातें करनी पड़ती है, फिर ऑडिट शुरू होने से पहले याद रखने के लिए कुछ बातें करनी पड़ती है, फिर ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट के दौरान कुछ बातें करनी पड़ती है, ऑडिट के दौरान कुछ बातें करनी पड़ती है। ठीक है, फिर एंड ऑफ द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट कुछ बातें करनी पड़ती है, और इसके अलावा अदर। ठीक है, बात बन गई। आइए आफ्टर अपॉइंटमेंट, याद रखने के लिए आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर ने इमीडिएटली दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाकर कम्युनिकेशन करना चाहिए फॉर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। माननीय महोदय, मैं कंपनी का ऑडिटर हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये बताना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो मेरी जिम्मेदारी है ये बताना, कि साथ में ये भी बताना वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ये मेरी जिम्मेदारी है, इतनी ही मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज मुझसे इतना ही एक्सपेक्ट करिए। इसके वजह से आपकी जिम्मेदारी कहीं पर भी कम नहीं होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी ही जिम्मेदारी है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप ही बनाओगे और पूरी इंफॉर्मेशन रेडी करके आप ही हमको देंगे। आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी कम नहीं होती, हम कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते। अपॉइंटमेंट के इमीडिएटली बाद जाकर माननीय महोदय ये हमारी जिम्मेदारियां हैं और इसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी जो पहले थी वो बनी रहेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है वो आप ही बनाओगे। तो अपॉइंटमेंट के बाद में हम लोग जाकर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का कम्युनिकेशन कर देंगे। फिर भाई कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए लाइफ में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑडिट शुरू करने के जस्ट पहले, ऑडिट शुरू करने के जस्ट पहले दोस्तों, ठीक है, ऑडिट शुरू करने के जस्ट पहले हम लोग उनसे वापस जाकर मिलते हैं और उनको एक ओवरव्यू देते हैं। हम उनको ओवरव्यू देते हैं, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। हम लोग उनको एक प्यारा सा सिंपल सा ओवरव्यू देते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल प्लान स्कोप,
प्लान स्कोप, हम क्या चेक करने वाले हैं, कैसे चेक करने वाले हैं, इसका ओवरव्यू देते हैं। हम हमारे प्लान का ओवरव्यू देते हैं, हम हमारे स्कोप का ओवरव्यू, हम हमारे प्लान का, ठीक है दोस्तों, हम हमारे प्लान का ओवरव्यू देते हैं, हम हमारे प्लान का ओवरव्यू देते हैं, हम हमारे स्कोप का एक ओवरव्यू देते हैं कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं, क्या चीजें कवर करने वाले हैं, कैसे उसको चेक करने, क्या कवर करने वाले हैं, कैसे उसको चेक करने वाले हैं, इसका ओवरव्यू देते हैं। साथ में हम उनको टाइमिंग भी बताते हैं कि भाई हम मंथली ऑडिट करने वाले हैं, हम मंथली ऑडिट करने वाले हैं कि क्वार्टरली ऑडिट करने वाले हैं, उसका टाइमिंग भी हम लोग बताते हैं। अगर उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमको कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क मिली होगी तो वही बताते हैं कि भाई ये रिस्क बहुत बड़ी है, इस पर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो ऑडिट शुरू करने से जस्ट पहले हम लोग एक ओवरव्यू देंगे हमारे प्लान का, हमारे स्कोप का, कोई बड़ी रिस्क मिली जिसपे हम ध्यान देने वाले उसके बारे में बताएंगे और टाइमिंग के बारे में भी बताएंगे। फिर जैसे ही ऑडिट शुरू होता है हम लोग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, जैसे ही ऑडिट शुरू होता है हम लोग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हम लोग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को, हाँ भाई सारी बड़ी बड़ी बातें, दिन भर में जितना भी बड़ी बातें, दिन भर के अंदर जितनी भी बड़ी बातें हुई, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हुई, वो कम्युनिकेट तो करनी पड़ेगी ना भाई। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसमें एक सीक्वेंस में ऑडिट करने हम लोग गए, अगर हमको मुश्किल महसूस हुई, हमको ऑडिट करने में दिक्कत गई, प्रॉब्लम गया, सर कैसी दिक्कत, भाई साहब हम उनको इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, वो हमको दे ही नहीं रहे थे, बहुत डिले कर रहे थे, बहुत डिफिकल्ट बनाए थे, 2-2 किलोमीटर चला रहे थे, हमको तकलीफ दे रहे थे। अगर ऑडिट करने में हमको कोई मुश्किल गई, उसको बोलते सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, वो हम लोग बताएंगे। फिर जानकारी मिलने के बाद अगर कोई बहुत बड़ा मैटर मिला, मसला मिला, तो उसको सिग्निफिकेंट मैटर बोलते हैं, वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग उसके बारे में, ठीक है। फिर क्या लगता है हमको, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे, उसके बारे में भी हम ज्ञान बांटेंगे। आइए तीनों चीज को, भाई साहब ड्यूरिंग द ऑडिट हम सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को, जो बड़े बड़े फाइंडिंग्स है उसको हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले अंदर आता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। अगर ऑडिट करने हम लोग गए और हमको अगर हम ऐसा हमको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन बहुत लेट दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे और आगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है जो दोस्तों, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हम सामने वालों को कम्युनिकेट करेंगे। सिग्निफिकेंट मैटर, ऑडिट के अंदर जितने भी बड़े मामले हैं जो पार्टनर्स को बताना जरूरी है, सीनियर्स को बताना जरूरी है, उसको हम सिग्निफिकेंट मैटर बोलते हैं। इसमें कैसी चीजें आती है दोस्तों, बहुत सिंपल चीज आती है सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर। इनिशियली कोई बहुत बड़ी रिस्क मिली, सिग्निफिकेंट रिस्क, वो भी हम लोग बताए थे। हम लोग को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली, सिस्टम में कोई खामी मिली, कोई लैकुना मिला, वो भी हम लोग बताए थे। हमको टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला, वो हम बताए थे, ठीक है। तो बड़े बड़े मामले जितने भी ऑडिट करते हैं, जितने भी बड़े बड़े मामले मिल रहे हैं, बड़े बड़े इश्यूज मिल रहे हैं, वो सारे हम लोग उनको कम्युनिकेट करते हैं। फिर क्वालिटी के बारे में भी कम्युनिकेशन करते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी मतलब 3 चीजें होती है दोस्तों। क्वालिटी, जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी की बात करूं, जब भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्वालिटी की बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी की बात करूं, तो 3 चीजें होती है, AED। ए स्टैंड फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। ई स्टैंड फॉर आपके एस्टिमेट्स कितने अच्छे, डी फॉर डिस्क्लोजर। हम जाकर बताएंगे दोस्त विद गवर्नेंस को, आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है कितना प्यारा काम करता है, कितना सोच समझ के काम करता है। इसके अंदर आपके जो अकाउंट्स हेड है, उनकी जो टीम है, उनके पास जो सॉफ्टवेयर है, वो जो मेथड्स फॉलो करते, स्टेप्स फॉलो करते, प्रोसीजर फॉलो करते, वो कितनी अच्छी है, वो भी सामने वालों को बता देंगे कि भाई हमको क्या लगा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बहुत सोच समझ के, डिस्कशन करके, पूरा प्रोसेस फॉलो करके अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टीमेट, डिस्क्लोजर को बनाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बहुत हाई क्वालिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। फिर इसके बाद में एंड ऑफ द ऑडिट हम इनको ये भी बोलते हैं, माननीय महोदय, कौन से एरिया में किस चीज के लिए हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ने वाले ऐसे 580 के अंदर हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय महोदय, हमको आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगेगा, लेटर हेड पे रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा, हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप प्लीज कंफर्म करिएगा। ये कम्युनिकेशन भी हम लोग उनको कर देते हैं, ठीक है। हमसे
हम आपसे कौन सी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सी चीजें आप प्लीज लेटर हेड पे लिखकर हमको दे एंड ऑफ द ऑडिट, वो भी उनको बताए थे। ठीक है, फिर कोई भी ऐसी चीज जो ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट डाल रही, ये एंड ऑफ द ऑडिट मैंने बोला है, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का ही हिस्सा है। एंड ऑफ द ऑडिट बोला है, याद रख, देखो ग्रुपिंग की ना तो याद बहुत फास्ट होता है। सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग, सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग ऑडिट रिपोर्ट। अगर सपोज ऑडिट रिपोर्ट में ईएमपी ओएमपी आ रहा है, कम्युनिकेट कर दो पहले, देखो ऐसा होने वाला है। मॉडिफाई करने वाले हो, क्वालिफाई करने वाले हो, पहले ही बता दो। की ऑडिट मैटर डालने वाले हो, पहले ही बता दो। इसके अलावा अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स, इसके अलावा और भी कोई दूसरा मैटर लगता है तो, फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है कि कंपनी की साइबर सिक्योरिटी बहुत वीक है, साइबर सिक्योरिटी वीक है, बता दो। कंपनी के जो डेटा स्टोरेज कंट्रोल है बहुत ही वीक है, कोई भी आता है पेन ड्राइव लगाता है डेटा लेकर चला जाता है, वो भी आप बता दो भाई, वो भी बता दो आप। क्या भाई, मजा आ गया। क्या क्या बातें, ये हार्ट, ये इस स्टैंडर्ड का हार्ट है कि कौन से मैटर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपॉइंटमेंट के बाद में, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फिर काम शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू, प्लान का ओवरव्यू, स्कोप का ओवरव्यू और टाइमिंग के बारे में कम्युनिकेशन होता है। जब ऑडिट शुरू करते हैं तो ऑडिट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग शेयर करते हैं। सबसे पहले जो डिफिकल्टी मिली वो, फिर सिग्निफिकेंट मैटर मिले वो, फिर सिग्निफिकेंट क्वालिटी एस्पेक्ट, क्वालिटी से रिलेटेड बातें हम शेयर करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर अच्छे क्वालिटी के है कि नहीं। एंड ऑफ द ऑडिट हमको आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या हमको चाहिए वो भी उनको कम्युनिकेट करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट पे अगर इंपैक्ट आ रहा है कुछ चीजों का तो वो भी उनको कम्युनिकेट करते हैं, वी कम्युनिकेट दैट ऑल्सो। इसके अलावा और भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर होगा तो एग्जाम में आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस इसके। आइए, अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी, ऑब्वियस सी बात है वहां पे रिक्वायरमेंट थोड़े ज्यादा है। लिस्टेड कंपनी, दोस्तों लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी है, वहां पे नखरे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हमेशा कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा होगा। वहां पे किस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे इंडिपेंडेंस को लेकर सबसे पहला देखो, तीन बातें मोटा मोटी, तीन बातें कम्युनिकेट करेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट, माननीय महोदय हम जानते हैं कि लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, एम्प्लॉयज है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, बहुत सारे लोग हैं। हम आपको एक स्टेटमेंट लिख कर, हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से एथिकल है, एथिकल प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं और हम लोग इंडिपेंडेंट भी है। हम ये स्टेटमेंट लिखते, मैं और मेरी टीम, ठीक है, एथिकल और इंडिपेंडेंट है। लिस्टेड कंपनी में एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, लिस्टेड कंपनी में एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है एथिक्स और इंडिपेंडेंस का, कि मैं और सबसे पहले स्टेटमेंट देना पड़ता है कि मैं और मेरी टीम पे आप पूरा विश्वास कर सकते हो, हम लोग एथिकल भी है और हम लोग इंडिपेंडेंट भी है दोस्तों। फिर दूसरा, अगर कोई थ्रेट्स, अगर एथिक्स और इंडिपेंडेंस पे कहीं पे प्रेशर आता है, कोई थ्रेट से हम आपको बताना चाहते हैं, सारे रिलेशन हमारे हमारे टीम मेंबर्स में किसके पास में कितने शेयर्स है वो हम बताना चाहते हैं, कोई मैनेजमेंट का रिलेटिव है क्या, पर्सनल रिलेशन, वो आपको बताना चाहते हैं, किसी के फाइनेंशियल डीलिंग्स है क्या वो बताना चाहते हैं, किसी का बिजनेस डीलिंग है क्या वो बताना चाहते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी रिलेशंस है, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट के रिलेशंस है, आपके बिजनेस रिलेशंस है, आपके फाइनेंशियल रिलेशंस है, आपके पर्सनल रिलेशंस है, वो सब हम आपको बता देंगे, चिंता मत करिए। हम ये भी बताएंगे हम कितना पैसा कमाते हैं फीस और अदर सर्विसेज से। हम आपको ये भी बताएंगे कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना कम पैसा कमाते हैं ऑडिट से और नॉन ऑडिट फीस से कितना कमाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जो बाकी फर्म्स है उनसे हम कितना कमाते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है नॉन ऑडिट फीस के पीछे हम लोग दीवाने हो चुके हैं, नॉन ऑडिट फीस के ऊपर हम लोग दीवाने हो चुके हैं और बस उसके पीछे भागे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। और ऑडिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम आपको बता रहे हैं कितना ऑडिट से हम लोग कमाते हो, कितना नॉन ऑडिट से, क्या क्या सर्विस में हम कितना कमाते हैं, ताकि आप क्लियरली एनालाइज कर सके कि हम लोग ऑडिट के साथ में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, नॉन ऑडिट फीस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नॉन ऑडिट फीस, सपोज ऑडिट फीस 1 करोड़ है और नॉन ऑडिट फीस 20 करोड़ है, कोई भी बंदा 20 करोड़ को बचाने के लिए 1 करोड़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो भाई फीस का भी मैं डिस्क्लोजर आपको देना चाहता हूं कि बहुत डिफरेंस नहीं है, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। और सेफगार्ड, कोई भी ऐसे स्टेप जिसकी मदद से थ्रेट्स कम होते हैं उसको बोलते हैं सेफगार्ड। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग पूरी खत्म कर देना, ठीक है, सेफगार्ड है। शेयर होल्डिंग कम कर देना, सेफगार्ड है। जिनके बिजनेस रिलेशन है उन लोगों को टीम से बाहर कर देना, सेफगार्ड है। जिनके पर्सनल रिलेशन है उनको चेंज कर देना, सेफगार्ड है। या फिर लोगों का सुपरविजन ज्यादा करना, सेफगार्ड है। बस 3 बातों के बारे में आपको बताना है।
लिस्टेड कंपनी में हमको एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि मैं और मेरी टीम एथिकल इंडिपेंडेंट। पहली बात हमको बताना पड़ता है जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स और अदर रिलेशनशिप्स है वो उसके बारे में बताना पड़ेगा, और ऑडिट फीस और नॉन ऑडिट फीस कितनी हम कमाते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, जिससे थ्रेट क्रिएट होता है इंडिपेंडेंस के ऊपर, प्रेशर क्रिएट होता है इंडिपेंडेंस के ऊपर, और हमने क्या सेफगार्ड्स लगाकर रिस्क को एलिमिनेट किया है या काबू में रखा है वो भी बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लिस्टेड कंपनी केस में एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, लिस्टेड कंपनी केस में एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है। देखिए हम लोग ऐसे 260 पढ़ रहे हैं, कमॉन 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 कमॉन, ठीक है, हम लोग ऐसे 260 पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे 260 हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे 260 के अंदर उस क्यों करना चाहिए कम्युनिकेशन वो देख लिया, ठीक है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है जाकर आइडेंटिफाई करना कौन मैनेजमेंट में आता है, कौन डीसीडब्ल्यूजी में आता है, वो हम लोगों ने समझ लिया, क्या बातें कम्युनिकेट करनी पड़ती वो हम लोगों ने समझ लिया। लिस्टेड कंपनी में एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, लिस्टेड कंपनी में एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आइए थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी 6 मंथली। फिर कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या बातें कम्युनिकेट करनी चाहिए। एफटीसी, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ये एक बार दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में बैठकर डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, व्हाट शुड बी द फॉर्म, टाइमिंग एंड कंटेंट of the communication. This is our overall plan. Are you liking it? Do you want any changes? Do you have any other expectation? Please let us know. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है, एफटीसी कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है, एफटीसी कैसा होने वाला है, ये डिस्कस होना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए पहले दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में, उनकी राय लेनी चाहिए एफटीसी फाइनल करते वक्त। फिर इसके बाद में रिटर्न कम्युनिकेशन डेफिनेटली होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में सारी चीजें नहीं आती, बहुत ही लिमिटेड और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है। जैसे 2 चीजें आती है, सबसे पहला सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। अभी हम ऊपर लिस्ट देख कर आए, जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, सबसे पहले उसमें सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी था, उसके बाद उसके अंदर सिग्निफिकेंट मैटर था, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट थे, फिर उसके बाद एंड ऑफ द ऑडिट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का रिक्वेस्ट, रिटर्न रिप्रेजेंट का रिक्वेस्ट था, मैटर्स अफेक्टिंग ऑडिट रिपोर्ट था। 5 बातें थी। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की जितनी भी 5 बातें थी वो सब राइटिंग में होनी चाहिए। फिर उसके बाद लिस्टेड कंपनी में जो हम ऑडिटर के इंडिपेंडेंस का कम्युनिकेशन करते हैं, 3 बातें बताते हैं, उनको स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, हम लोग रिलेशंस और फीस के बारे में बताते हैं, और आखिरी में हम लोग सेफगार्ड्स के बारे में बताते हैं। ये पूरा कम्युनिकेशन आपका राइटिंग में होना चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग। जो भी कम्युनिकेशन करो टाइमली बेसिस पे करो, समय समय पे इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से टाइमली बेसिस पे करो, ताकि टीसीडब्ल्यूजी को उसका फायदा हो। चलो एफटीसी की बात करेंगे। सबसे पहला है एफटीसी आराम से बैठ के डिस्कस करना चाहिए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में, उनकी राय लेनी चाहिए, उसके बाद ही उनको फाइनलाइज करना चाहिए। रिटर्न में सब कुछ नहीं आता, 2 चीजें मैंडेटरी रिटर्न में आती है, 2 चीजें मैंडेटरी रिटर्न में आती है। पहला आपका सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का कम्युनिकेशन, दूसरा लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर के इंडिपेंडेंस का कम्युनिकेशन, और ये टाइमली बेसिस पे होना चाहिए ताकि कंपनी इसके बेसिस पे अच्छे डिसीजंस ले सके, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अच्छे डिसीजंस ले सके। आइए बहुत इंटरेस्टिंग बात है एडिक्वेसी। अरे भाई साहब, अगर उसके एसएमएस आना बंद हो गए, अगर उसके एसएमएस आना बंद हो गए, उसके कॉल आने बंद हो गए, तो चिंता की बात है, हो सकता है ब्रेकअप होने वाला है, हो सकता है ब्रेकअप होने वाला है। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, ये लफड़ों में गिरोगे तो चार्ट अकाउंटेंसी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए लफड़ों में मत गिरो, ठीक है, ये लफड़ों में मत गिरो, कोई बात नहीं। अगर किसी को मिलना है, तुम्हारे नसीब में लिखा है, तो सब अपने आप हो जाएगा, तुमको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतनी मरी मरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑडिटर ने रेगुलर बेसिस में इवैल्यूएट करना चाहिए कि टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में जो टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, दोनों एक में से ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, वो एडिक्वेट है कि नहीं, वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, दोनों तरफ से इक्वल कम्युनिकेशन होना, दोनों खुल के बात कर रहे हैं ना, सारी बातें कर रहे हैं ना, वो देखना चाहिए। अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमसे कुछ बात नहीं कर रहे, ये लोग हमको एनडीटी के बारे में कुछ बता नहीं रहे, मतलब दाल में कुछ काला है, अगर तो ऑडिटर ने रेगुलर बेसिस पे देखना चाहिए एडिक्वेट कम्युनिकेशन है ना। अगर एडिक्वेट कम्युनिकेशन है तो अच्छी बात है, अगर एडिक्वेट कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है,
हो सकता है कि हमको रिस्क असेसमेंट चेंज करना पड़े, हो सकता है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क को बढ़ाना पड़े, हो सकता है कि हम ऐसा बोले कि हमको ज्यादा ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर ऑडिट पे, क्योंकि कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है, कुछ तो फिशी लग रहा है, ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे, हमसे बराबर बात ही नहीं कर रहे, कुछ तो छुपा रहे, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं, वी कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, हम उनसे जाके सुलह करने की कोशिश कर सकते हैं, हम ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे वापस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर बाकी सोर्सेस से और एविडेंस हम इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट कैन बी अप्रोप्रिएट एक्शन। लेट्स फ्रीज गाइस। रेगुलर बेस, सबसे पहले यस इवैल्यूएशन, सबसे पहले इवैल्यूएशन, सबसे पहला पॉइंट है इवैल्यूएशन। रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएट करना जरूरी है कि टू वे कम्युनिकेशन जो चल रहा है दोस्त सर्विस गवर्नेंस के साथ में वो एडिक्वेट है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। फिर आपको देखना है अगर वो बराबर नहीं है, अगर वो कम्युनिकेशन बराबर नहीं है, इफ दिस कम्युनिकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो फिर आपको ठीक है सोचना चाहिए ऐसा क्यों है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। हो सकता है आप रिस्क को बढ़ाए, हो सकता है यू इंक्रीज द रिस्क, हो सकता है आप रिस्क को बढ़ाए और आप ये बोले कि हमको ज्यादा एविडेंस लगेगा कुछ एरियाज में, आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टू गो एंड अगेन एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन, इंक्रीज द कम्युनिकेशन, इट कैन बी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके बारे में बोलो। अगर कम्युनिकेशन कम मिला तो रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा, एविडेंस ज्यादा लगेगा उसके बारे में बात करो, इसके लिए कुछ एक्शंस लेने होंगे। दोनों पॉइंट कनेक्टेड है वो। ठीक है, कि अगर ऐसा मिला तो आपको ये रिस्क, ये दोनों पॉइंट 2A 2B इससे लिखा हुआ है। तो मुद्दे की दो बातें, इवैल्यूएट करिए एडिक्वेसी को, और अगर एडिक्वेट नहीं है तो चेंजेस लाइए। आइए डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। लेट्स फ्रीज। डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को दोस्तों। क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जितना भी ओरल कम्युनिकेशन हुआ है, जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बातें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताई है, उसको हमको अच्छे से लिखकर डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो तो ऑलरेडी रिटर्न है, उसको रिटेन करके रखना पड़ेगा। जितना भी ओरल कम्युनिकेशन किया है उसको डिटेल में डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। ये बातें हमने बोली, इन लोगों को बोली, ये टाइम पे बोली, ये डिटेल्स उनको दिए, और रिटर्न कम्युनिकेशन की कॉपीज हमको साथ में रखना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा सा स्टैंडर्ड था, ऐसे 260, बहुत ही प्यारा सा ऐसे 260, वो हमारा खत्म हो गया दोस्तों। वी आर थ्रू विद दैट। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल। अब यही है स्कोप के अंदर क्या है, तो बस ये क्षण हमको यही बताता है दोस्त चार्ज विद गवर्न, यही बताता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं, हमको ये बताता है कि उनसे क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए, हमको ये बताता है कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमको ये बताता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन कहाँ पे प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एडिक्वेसी इसके बारे में बात करता है, डॉक्यूमेंटेशन, यही तो स्कोप है जो हम पढ़ रहे हैं, वही तो स्कोप है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है दोस्तों। हर जगह पे जो टारगेट है ना, ठीक है, बस ये जो हम लोग पढ़ के आए अभी, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, बस इनका प्रॉपर, ये जो मैटर्स हम पढ़ के आए मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, इनका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये अल्टीमेट टारगेट है ऑडिटर का, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का। ठीक है, आइए 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 आइए, 260 हो गया, 260 हो गया, 260 हो गया, तो आइए 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 आइए, फटाफट 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 फटाफट। 265 265 265 के ऊपर आइए दोस्तों, एक मिनट। आइए नाउ 265 के ऊपर आते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगर हम, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। वापस पहले स्कोप के बारे में लिखा हुआ है, स्कोप के बारे में लिखा है। आइए सबसे पहले इसके ऊपर आइए, नीचे जो है ये इसके ऊपर आइए। बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग जब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर जब हम उनको टेस्ट करते हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं या फिर जब उनको टेस्ट करते हैं, तो सिस्टम इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज, खामियां, प्रॉब्लम्स हमको नजर आते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसे 260 कम्युनिकेशन के ऊपर था, 265 एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के ऊपर है। इंटरनल कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी मिली तो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा 265 हमको बोलता है। आइए सबसे पहली चीज है, आइए दोस्तों सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज आपकी क्या है, सबसे पहली चीज हमारी, the most important, the first thing is what do you mean by deficiency? What do you mean by deficiency? Deficiency मतलब क्या? Deficiency मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। What do you mean by deficiency? ठीक है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। what do you mean by what do you mean by deficiency? ठीक है, अगर एज अ ऑडिटर, as a auditor, if we identify that
internal controls which are required to prevent material misstatement or detect and correct material misstatements are missing. बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल एक्टिविटीज जो जरूरी थी गलतियों को रोकने के लिए या गलतियों को डिटेक्ट करके ठीक करने के लिए, वो मिसिंग है ऑल टुगेदर। ठीक है, जैसे परचेस के अंदर ऑथराइजेशन ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा स्टेप मिसिंग है, उसको हम लोग डेफिशिएंसी बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। या फिर इंटरनल कंट्रोल है बट इट इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, हमने परचेस में एक बंदे को बोला है कि जो भी परचेस रिक्वेस्ट तेरे पास में आती है उसको तू सोच समझ के अप्रूव करना, लेकिन हम ये देख रहे हैं बहुत ही लापरवाह है, बहुत ही केयरलेस, बहुत ही लापरवाह बंदा बिना कुछ चीजें पढ़े समझे किसी चीज के ऊपर भी डॉक्यूमेंट, किसी चीज पे भी वो साइन कर देता है। ठीक है, कोई कंपनी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। मतलब इंटरनल कंट्रोल है बट इट इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वो ऑपरेट नहीं कर रहा, अनेबल टू प्रिवेंट है सिस्टम, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, इट इज नॉट एबल टू प्रिवेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेट्स फ्रीज गाइस। ऐसे 265 में सबसे पहले डेफिशिएंसी मतलब क्या? आप ऑडिट करने गए और आपने देखा जो इंपॉर्टेंट आपने देखा कि एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल जरूरी जो होना चाहिए, ठीक है, वो मिसिंग है ही नहीं, मिसिंग है या फिर है लेकिन इट इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अनेबल टू प्रिवेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी दो तरह की हो सकती है। डेफिशिएंसी या तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, बड़ी डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर अदर डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मतलब क्या? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मतलब क्या? तो उसके दो मतलब है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मतलब उसके दो मतलब है, ब्रॉड मीनिंग, ऐसी डेफिशिएंसी जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी है कि हम लोगों को ये डेफिशिएंसी कंपनी के जो बड़े लोग हैं, दोस्त शाहजुद गवर्नेंस तक पहुंचाना जरूरी है, मैंडेटरी है, पहुंचाना ही पहुंचना पड़ेगा, इतनी बड़ी डेफिशिएंसी है। ऐसी डेफिशिएंसी को हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन ये तो बहुत ब्रॉड मीनिंग हो गया, वेग मीनिंग हो गया। ऐसी डेफिशिएंसी जो हमने बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए, टीसीएफजी को बतानी चाहिए, ऐसी डेफिशिएंसी को हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। बहुत ब्रॉड मतलब है, बहुत भावनात्मक मतलब है। इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? बहुत ही सिंपल है इसका स्पेसिफिक मीनिंग। कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का मिसस्टेटमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से देयर कैन बी अ ह्यूज इंपैक्ट, मिसस्टेटमेंट ऑफ बिग मैग्नीट्यूड कैन हैपन। एक बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट, मटेरियल भी नहीं, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अगर ऐसा दिखता है कि बड़े मैग्नीट्यूड का उस डेफिशिएंसी की वजह से, फॉर एग्जांपल कंपनी 800 करोड़ का कोयला खरीदती है और कोयले में कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोयला जब आता है तो कोई क्वालिटी चेक भी नहीं करता और इसकी वजह से ऑलरेडी एक 50 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। अगर वो डेफिशिएंसी की वजह से एक बिग मैग्नीट्यूड का, बड़े मैग्नीट्यूड का मिसस्टेटमेंट हो चुका है, या फिर बहुत ज्यादा चांसेस बने हुए, लाइकलीहुड है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक मिसस्टेटमेंट ऑफ बिग मैग्नीट्यूड कैन हैपन, तो ऐसे डेफिशिएंसी को हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। लेट्स फ्रीज गाइस। ऐसी डेफिशिएंसी जो हमने दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को बताना ही चाहिए, उसको हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। अगर उसको और स्पेसिफिक मीनिंग देना है, अगर उस डेफिशिएंसी की वजह से एक बिग मैग्नीट्यूड का मिसस्टेटमेंट हो चुका है या फिर बिग मैग्नीट्यूड का मिसस्टेटमेंट हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, तो उस डेफिशिएंसी को हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब हमको समझ में आ गया डेफिशिएंसी मतलब क्या, कंट्रोल्स पूरे मिसिंग है वो डेफिशिएंसी है, या फिर वो इफेक्टिव नहीं है वो भी डेफिशिएंसी है। हमको ये भी समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मतलब क्या, फिर बची हुई जो डेफिशिएंसी होगी वो ऑटोमेटिकली अदर डेफिशिएंसी बन जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कैसे कैसे तय करना कि डेफिशिएंसी कौन से मैटर्स को स्टडी करना, कौन से मैटर्स को स्टडी कर कौन से मैटर्स को स्टडी करना, कौन से मैटर्स को हम लोगों ने स्टडी करना है, कौन से मैटर्स को हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए, कौन से मैटर्स को हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए, कैसे हम लोगों ने तय करना चाहिए। ठीक है, कैसे हम लोगों ने तय करना चाहिए, क्या हम लोगों ने कैसे तय करना चाहिए, कैसे हम लोग तय करें कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि अदर डेफिशिएंसी है। बहुत सिंपल है, वीजा वीजा ऑफ ली, ठीक है, वो छोटा है वीजा ऑफ ली। भाई साहब, जो
मिस्टर ली है, उनका वीजा बनाइए, वो आपको बता देंगे कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि नहीं। ठीक है, वीजा ऑफ ली आप बना दो, वीजा ऑफ ली बना दो, वो आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि नहीं बता देंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कंपनी के अंदर 800 करोड़ का कोयला हर साल खरीदा जाता है और 50 करोड़ का वुड वुड भी खरीदा जाता है। अब दोनों में डेफिशिएंसी है, दोनों में अप्रूवल नहीं होता, दोनों में अप्रूवल नहीं होता, और दोनों के अंदर जब गुड्स आते हैं तो जीआरएन नहीं बनता, प्रॉपर जीआरएन नहीं बनता, क्वालिटी चेक नहीं होता। ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी है। अब कौन सी डेफिशिएंसी को मैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलूंगा और कौन सी डेफिशिएंसी को मैं अदर डेफिशिएंसी बोलूंगा, ये फैक्टर्स मुझे समझने, ये फैक्टर्स मुझे समझने पड़ेंगे। वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। भाई वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, हम हफ्ते में 4 बार कोयला खरीदते, हम हफ्ते में 4 बार कोयला खरीदते, और वुड की बात करूं तो महीने में 1 बार हम खरीदते हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज कोयले में बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कोयले में बहुत ज्यादा है, वहां की डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। ठीक है, फिर आई स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है, जो इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है या फिर जो ऑपरेट नहीं कर रहे इफेक्टिवली, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो एग्जैक्टली किस चीज के लिए बने थे। अगर वो बहुत बड़ी चीज के लिए बने थे, फिरंगी, हम ऐसे 200 में पढ़ते फिरंगी। ठीक है, एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड। भाई साहब, वो जो कंट्रोल मिसिंग है या फिर जो कंट्रोल वीक है, बराबर नहीं है, वो फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए बना था। ठीक है, आर रिलेटेड पार्टी के लिए बना था, एन नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए बना था, जी गोइंग कंसर्न के लिए बना था। अरे भाई साहब, बहुत ही बड़ा इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है, बहुत ही बड़े इंटरनल कंट्रोल में बहुत ही बड़ा इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है, या फिर बहुत ही बड़ा कंट्रोल इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, बहुत बड़ी बात है। फिरंगी वाले पॉइंट्स है, फ्रॉड वाले कंट्रोल मिसिंग है, रिलेटेड पार्टी वाले कंट्रोल मिसिंग है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ वाले कंट्रोल मिसिंग है, गोइंग कंसर्न के भाई भाई साहब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकता है। ससेप्टेबिलिटी, अरे भाई कोयले का नेचर ही ऐसा है, कोयले का नेचर ही ऐसा है, उसमें पानी डालो कोयले का वजन बढ़ जाता है। कोयले का नेचर ही ऐसा है, कोयले के अंदर तुम, कोयले के ऊपर तुम पानी डालो दोस्तों, कोयले के ऊपर पानी डालो, कोयला आपका हेवी हो जाता है, कोयला आपका हेवी हो जाता है, वेट उसका बढ़ जाता है, वेट उसका बढ़ जाता है। ससेप्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड, ससेप्टेबिलिटी भाई, कोयले के अंदर ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसका बेसिक नेचर, उसमें मैनिपुलेशन आसान है एज कंपेयर टू वुड, तो वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। अमाउंट एक्सपोर्ट, कहां 800 करोड़ का कोयला, कहां 50 करोड़ का वुड, कोयले की डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लाइक्लीहुड ऑफ, 5 डेटा से अगर हम लोग देखें, 5 डेटा से हम लोग देखें यार, यहाँ पे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं कोयले में। कोयले में 5 में भी था, अभी भी गलती हो सकती है, लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू वुड। वुड में तो सालों साल से कोई फ्रॉड एरर नहीं निकला, और कोयले के अंदर तो हर साल फ्रॉड एरर निकलता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेट्स, अगर एस्टिमेट्स को पता लगाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है, बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे अजम्पशन, डेटा, मेथोडोलॉजी लगते हैं, तो वो आपका, ठीक है, वहां पर वहां और वो कंट्रोल मिसिंग है, वहां के सिस्टम मिसिंग है, तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकता है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस, भाई साहब, ये डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी गलतियां हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। द कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन, जिस डेफिशिएंसी की वजह से फ्रीक्वेंटली मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है, डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी, उसकी वजह से मिसमैच हो रहा है, प्रॉब्लम्स की वजह से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती है। वीजा ऑफ ली, आइए फटाफट, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, जहां पे इंपॉर्टेंट कंट्रोल मिसिंग है, जहां पे ससेप्टेबिलिटी, चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा है, अमाउंट एक्सपोज बहुत ज्यादा है, लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा दिख रहा है गलती होने का, एस्टिमेट्स का, जहां पे एस्टिमेट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, एक्सेप्शंस है, ऐसे जगह पे अगर इंटरनल कंट्रोल्स मिसिंग रहेंगे तो उसको वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकता है। वीजा दो ली को, वीजा दो ली को, वो तुमको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में बताएगा, वीजा दो ली को, वो तुमको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में बताएगा। आइए दोस्तों, आगे 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 आइए आइए, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, सर इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, देखिए इस अभी हम पढ़कर क्या है, ऐसी ऐसी चीजें दिखे, ऐसी ये चीजों को अच्छे से पढ़ो समझो, तो आप तय कर पाओगे डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की अदर डेफिशिएंसी, ये आप समझ पाओगे। अब इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, सर ये क्या होता है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
What do you mean by this? What do you mean by indicators of significant deficiencies? मतलब भाई ऐसी चीजें जिसको देखकर ऐसा लगे कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इस सिस्टम में मौजूद है। सर इसका थोड़ा एग्जांपल देखो, अगर कोई गाड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी चला रहा है, भाई इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये हो गए मैटर्स कि भाई ये आड़ी टेढ़ी बहुत गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है। अब देख रहे हैं हम लोग, एक बंदा अपनी गाड़ी को, ठीक है, लेकर जा रहा है, टूटी फूटी गाड़ी है, उसको भी थोड़ी चोट लगी है, मतलब ये दिखा रहा है कि एक्सीडेंट हो चुका है। इंडिकेटर्स मतलब वो चीजें जो बता रहे हैं कि यार डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है यहाँ पर, ठीक है। पीएम मैनेजेस एंड मेंटेन्स, पीएम मैनेजेस एंड मेंटेन्स विद साफी, साफी एक दवाई होती है। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के लिए पीएम क्या करते हैं? पीएम खुद को मैनेज करते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं विद साफी। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के लिए पीएम क्या करते हैं? पीएम खुद को मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं विद साफी। प्रायर पीरियड आइटम्स, हमको ऐसा दिख रहा है पिछले सालों में बहुत सारी गलतियां हैं जिसका रेक्टिफिकेशन करंट ईयर में हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम गलतियों को प्रिवेंट नहीं कर पाया था, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाया था। इट इज ए इंडिकेटर कि सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। प्रायर पीरियड आइटम्स मिलना, बहुत सारे रेक्टिफिकेशंस निकल, प्रायर पीरियड आइटम्स मिलना, बहुत सारी गलतियां मिलना, उनके रेक्टिफिकेशंस करना, ये इंडिकेटर है कि सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसी है, वो गलतियों को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट के लोग पूरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन उनको कुछ भी नहीं समझता, वो लोग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है कि ट्रायल बैलेंस बराबर बनाना, कंसोलिडेशन ऑफ सारे ट्रायल बैलेंस बराबर हुए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बन रहा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन को कोई ओवरसी नहीं कर रहा, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, इट इज नहीं कर रहा। इट इज ए इंडिकेटर, मतलब कंपनी के, इट इज ए इंडिकेटर कि कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अकाउंटिंग के अंदर कोई सुपरवाइज नहीं करना, अपने आप में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ठीक है। इनएडिक्वेट स्क्रूटिनी ऑफ मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट जो ट्रांजैक्शन करता है उसको कोई स्टडी नहीं करता, कोई एनालाइज नहीं करता, कोई इवैल्यूएट नहीं करता, कोई ऑथराइजेशन नहीं होता, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होती, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं होता। ये दिखाता है सिस्टम वीक है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। मिसस्टेटमेंट नॉट प्रिवेंटेड और करेक्टेड, हमको बहुत सारे मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, हमको बहुत सारे मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं करंट ईयर में, बहुत सारे मिसस्टेटमेंट। प्रायर पीरियड तो पिछले साल की गलतियां थी, करंट ईयर में हमको बहुत सारे मिसस्टेटमेंट मिल रहे हैं जो प्रिवेंट नहीं हुए और या फिर डिटेक्ट होकर करेक्ट नहीं हुए। ये दिखाता है सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। इनइफेक्टिव, हमने जाकर मैनेजमेंट को बताया देखो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, हमने जाकर मैनेजमेंट को बताया देखो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, इसके लिए कुछ करो, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाओ, फिर भी नहीं बना रहे। सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए कुछ भी नहीं बना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं बना रहे, ठीक है। साफ साफ नजर आ रहा है कि सिस्टम में खामी है, ठीक है। इट इज ए इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंपनी के अंदर अपना खुद का इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, कौन से डिवीजन में क्या रिस्क है, कितने बड़ी गलती हो सकती है। कंपनी का अपना खुद का कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है, रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं है। हे भगवान, गई बस पानी में। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, मतलब वापस आपका सिस्टम इस फ्रॉड को नहीं प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर पाया। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। फेलियर टू इंप्लीमेंट रेमेडियल एक्शन, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। अरे भाई पहले सिग्निफिकेंट रिस्क बताया था, अब तो तुमको सिस्टम की एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता दिया कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, लेकिन उसको कोई ठीक नहीं कर रहा, कोई ठीक नहीं कर रहा। इनका मतलब इनका जो अप्रोच है बहुत ही गलत है। ये अपने आप में इंडिकेटर है कि बहुत सारी, इनका अप्रोच इतना बेकार है, इतना बेकार है, इनको डेफिशिएंसी बता दी फिर भी उसको ठीक नहीं कर रहे। न जाने और ऐसी कितनी डेफिशिएंसीज होंगी जिन्होंने ठीक नहीं की है। इट इज ए इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है लेकिन अच्छा नहीं है, रिस्क को बराबर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उस इट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। आइए दोस्तों फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत सारे प्रायर पीरियड आइटम मिलना मतलब सिस्टम कहीं पे वीक था, बहुत सारी पुरानी गलतियां है जहां पे अभी रेक्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब सिस्टम कहीं पे वीक था। इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट के लोग कोई सुपरविजन नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन कोई स्क्रूटिनी नहीं होती, कोई ऑथराइजेशन नहीं होता, कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती, कोई रिव्यू नहीं होता।
इट इज इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मिस्टेट करंट ईयर में मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं जो प्रिवेंट और करेक्ट नहीं हो पा रहे, इट इज इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। सिग्निफिकेंट रिस्क बता दी, उसके लिए कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं बनाया, इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ये भी इंडिकेटर है। अब से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है, ये भी इंडिकेटर है। मैनेजमेंट फ्रॉड मिल रहा है, ऐसे कैसे हो गया, ये भी इंडिकेटर है। ठीक है, रेमेडियल एक्शन नहीं ले रहा है, ये भी इंडिकेटर है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इनइफेक्टिव है, ये भी इंडिकेटर। ऑल दीज आर इंडिकेटर्स की कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मौजूद है। अगर ऐसी चीजें दिख रही है, इट इज अ इंडिकेटर की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मौजूद है। ये सब इंडिकेटर्स है। आइए दोस्तों फटाफट, कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों 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 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे 265। गाइस वी आर स्टडिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे 265। इसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिशिएंसी मतलब क्या, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मतलब क्या। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कौन से मैटर्स को स्टडी करना चाहिए तय करने के लिए कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि अदर डेफिशिएंसी है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स, किसको देखकर ऐसा लगता है, किसको देखकर ऐसा लगता है कि सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मौजूद है। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस ऐसे के अंदर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर जब भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है, तो उसको देखना है कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या कंडीशन है क्या विच इंडिकेट्स डेफिशिएंसी। कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंस या कंडीशन दिख रही है क्या विच इंडिकेट डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी इंडिकेट करता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल मिसिंग होना या फिर कंट्रोल का बराबर काम नहीं करना, उसको अलर्ट रह के देखना है कि कोई भी ऐसी चीज है क्या जो डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डेफिशिएंसी है क्या, ऑडिटर की जिम्मेदारी है। व्हेन ही अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, व्हेन ही टेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, he is supposed to find out whether there is any condition or circumstances which is a internal control deficiency, जो कि एक इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी है। अगर है तो उसके आगे उसकी जिम्मेदारी है रिसर्च करके यह तय करना कि ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि अदर डेफिशिएंसी है। पहली जिम्मेदारी है ये देखना कि कोई सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कंडीशन में डेफिशिएंसी मिल रही है क्या। डेफिशिएंसी मिलने के बाद अगली जिम्मेदारी है ये तय करना कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि अदर डेफिशिएंसी है। छोटा प्रॉब्लम है कि बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, रोज का रूठना है कि कोई बहुत बड़ा रूठना है, ब्रेकअप वाला रूठना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। नाउ अब ये जिम्मेदारी हो गई। अब अपन ने डेफिशिएंसीज को पता कर लिया, उसका क्या आचार डालेंगे, डेफिशिएंसीज को पता चल गया, उसका क्या आचार डालेंगे, नहीं, उसको कम्युनिकेट करेंगे। पूरा स्टैंडर्ड इसी के लिए बना हुआ है कि कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। विल हैव टू, अब डेफिशिएंसी हमको पता चल गई, हम उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज है। सब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को क्या कम्युनिकेट करेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बड़े लोगों को सिर्फ बड़ी बातें बताएंगे। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बड़े लोगों को परेशान नहीं करेंगे, उनको सिर्फ बड़ी बातें बताएंगे। उनको हम सिर्फ क्या बताएंगे, हम लोग उनको राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। हम लोग उसको राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑन टाइमली बेसिस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेशन होता है राइटिंग में ऑन टाइमली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे। अगर बहुत बड़ी बात है इमीडिएट कम्युनिकेशन करते हैं, नहीं तो फिर आपका पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी अंडरस्टूड है, जो भी डिस्कस्ड है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन करेंगे टाइमली बेसिस पे। मैनेजमेंट को दोनों डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करेंगे। टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ बड़ी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करेंगे राइटिंग में टाइमली बेसिस पे। मैनेजमेंट को दोनों डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करेंगे। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी भी करना पड़ेगा और अदर डेफिशिएंसी करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अदर डेफिशिएंसी जैसा चाहे वैसा कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन दोनों में एक्सेप्शन है, हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं कम्युनिकेट करेंगे अनलेस इट इज इनअप्रोप्रिएट। कभी कभी हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं करते मैनेजमेंट को इफ इट इज इनअप्रोप्रिएट। क्यों? अगर हमको पता चला कि ये डेफिशिएंसी जानबूझकर रखी गई है और मैनेजमेंट के अंदर के ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको ही जाके क्यों बताना, ठीक है, उनका ही फ्रॉड, उनकी ही गड़बड़, उनको जाकर क्यों बताना, सीधा जाके टीसीडब्ल्यूजी को बताते हैं। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी पड़ती है इन राइटिंग अनलेस इट इज इनअप्रोप्रिएट। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बताना अच्छी बात नहीं है, वो लोग अपने फ्रॉड को छुपा लेंगे, वो लोग कुछ मैनिपुलेशन कर देंगे, तो ऐसे केस में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करते। ऐसे केस में हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को
ऐसे केस में हम लोग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को मैनेजमेंट में कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। अब अदर डेफिशिएंसी क्या है? अदर डेफिशिएंसी, यस, अदर डेफिशिएंसी कंपनी, इसमें भी एक्सेप्शन है। ऑलरेडी अगर और किसी पार्टी ने, अगर ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दिया, कॉस्ट ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दिया, तो हमको फिर से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स फ्रीज गाइस। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले देखना है कोई कंडीशन सिचुएशन ऐसी मिल रही है क्या कि जिसको मैं डेफिशिएंसी बोल सकूं, ठीक है। फिर अगर डेफिशिएंसी मिल रही है तो आराम से बैठ के तय करो, इज इट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या फिर अदर डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर इसके बाद में है कि भाई कम्युनिकेट क्या करना, दोष चार्ज गवर्नेंस को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी राइटिंग में कम्युनिकेट करना, मैनेजमेंट को हम लोग सिग्निफिकेंट भी कम्युनिकेट करेंगे, और दूसरा भी एक्सेप्शन है, सिग्निफिकेंट नहीं बताएंगे अगर इनअप्रोप्रिएट है, उसमें कुछ गड़बड़ है तो। अदर डेफिशिएंसी नहीं बताएंगे अगर अदर पार्टीज इन्वॉल्व है तो, अगर अदर पार्टीज ने पहले ही बता दिया तो। आइए 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 दोस्तों, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेफिशिएंसी एक्सप्लेन करने के लिए जो हम लोग लेटर लिखते हैं, उसको लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं, इसको मैनेजमेंट लेटर भी बोलते हैं। इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी को जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं दोष चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट को, इसको लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं, इसको मैनेजमेंट लेटर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसमें हम क्या बताएंगे? डिस्क्रिप्शन, कि भाई एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, परचेस में ऑथराइजेशन का प्रॉब्लम है क्या, प्रोडक्शन के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग का प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग का प्रॉब्लम है क्या, सेल्स में सुपरविजन नहीं होता उसका प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्टली कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में ये भी बताएंगे ये डेफिशिएंसी के वजह से कितने करोड़ के इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी में मैनिपुलेशन हो सकते हैं, कौन सी इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी एक्सपोज्ड है डेफिशिएंसी की वजह से, कौन से आइटम में प्रॉब्लम हो सकता है, और वो आइटम आज के डेट में कितने करोड़ का है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है, उसकी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देंगे, इंपैक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम पहले डिस्क्राइब करेंगे डेफिशिएंसी को, फिर हम लोग बताएंगे कौन सा आइटम पे असर पड़ सकता है, कितने करोड़ का वो आइटम है, प्रोबेबिलिटी कितनी है इंपैक्ट की, ये हम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा हाथ जोड़कर मैनेजमेंट को बोलते हैं बी लिटिल कॉशियस। हाथ जोड़कर हम लोग मैनेजमेंट को बोलते हैं बेटा बी लिटिल कॉशियस, तेरे को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। बोलते हैं देखिए माननीय महोदय, हम ये बताना चाहते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट बात बतानी थी वो बता दी, अब मैं कुछ ठीक है और भी कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं कंपनी का ऑडिटर हूं, मेरा पर्पस है, मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू गिव ओपिनियन है कि वेदर इट इज एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो बताना इज इट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये मेरा पर्पस है, ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं ऑडिट प्रोसेस के दौरान यू हैव टू कंसिडर, अंडरस्टैंड एंड टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स, इसलिए मैंने अंडरस्टैंड और उसको टेस्ट किया, और ऐसा करते वक्त, ठीक है, करना है इसलिए वो बोलते हैं कि आपको इसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मदद से आपको इसकी मदद से आप आगे की ऑडिट प्रोसीजर तय करते हो, आप आगे की सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तय करते हो, ठीक है। इसलिए मैंने चेक किया, इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देना ये कभी भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, इट वॉज नेवर हमारा कभी भी पर्पस नहीं था कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन दें, ठीक है, हम लोग ओपिनियन दें। और मैंने आपको जो कम्युनिकेट किया है, ठीक है, उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स है, ठीक है, जितना मुझे पता चला उतना मैंने आपको बताया, हो सकता है कि कंपनी के अंदर और भी डेफिशिएंसीज हो, करेक्ट, the matters being reported are limited to those deficiencies that the auditor has identified during the audit are of sufficient importance to be reported to those charged with governance। भाई हम आपको बताना चाहते हो कि मुझे जितना मिला मैंने उतना बता दिया, मुझे जो पता चला उतना बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है इतनी ही डेफिशिएंसी कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर इससे ज्यादा डेफिशिएंसी हो सकती है। आइए दोस्तों, पहले आपको ठीक है, आपको क्या मुद्दा है डिस्क्रिप्शन, आपको मुद्दा समझाना पड़ेगा, आपको लेटर ऑफ वीकनेस में और मैनेजमेंट लेटर में आपको मुद्दा समझाना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल इफेक्ट बताना पड़ेगा। फिर आपको ठीक है बताना पड़ेगा कि माननीय महोदय मैं आपको बता दूं, ठीक है, मेरा ऑडिट करना ऑब्जेक्टिव था, मैं तो चीजों को समझता हूं, लेकिन कभी ओपिनियन देना ऑब्जेक्टिव नहीं था मेरा, ठीक है, पता चला इसलिए मैं बता रहा हूं,
जितना पता उतना बता रहा हूँ, प्लीज इसको मिस इंटरप्रिट मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ही डेफिशिएंसी, इससे ज्यादा भी डेफिशिएंसी। तो आपको थोड़ा बस आपको याद रखना है, डेफिशिएंसी के बारे में आपको बताना पड़ता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका पोटेंशियल इफेक्ट, पूरी इंफॉर्मेशन, पहले डेफिशिएंसी और फिर थोड़ा कॉशन देना पड़ता है। ठीक है, आया तो मैं ऑडिट करने था, ऑडिट की चीजें करने के लिए आया था, इंटरनल कंट्रोल्स कभी मेरे ऑब्जेक्टिव में नहीं था, जितना पता चला उतना मैं बता रहा हूँ। अपने कम्युनिकेशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आइए, दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आइए दोस्तों, लास्ट स्टैंडर्ड, लास्ट 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 ठीक है, 260 के अंदर हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं। 265 के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का कम्युनिकेशन करते हैं। अब ऐसे 450, बड़ा प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड है। आइए, बहुत प्यारा सा, बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है। आइए, इसके अंदर स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, 7 स्टेप्स है दोस्तों, बहुत सिंपल सिंपल 7 स्टेप्स है। आइए, स्टेप नंबर 1 क्या बोला हुआ है? आप अगर ऑडिट करते हो, आप अगर ऑडिट करते हो, ठीक है, ऑडिट करते हो, जैसे ही आपको मिसस्टेटमेंट मिले, जैसे ही किसी ऑडिट करते वक्त अगर किसी को मिसस्टेटमेंट मिलता है, ऑल द मिसस्टेटमेंट शुड बी एक्यूमुलेटेड, सभी मिसस्टेटमेंट को एक जगह पे जमा करके एक्यूमुलेट करके एक बंदा उसका पूरा हिसाब किताब रहेगा। ऑडिट करते वक्त अगर मिसस्टेटमेंट मिलता है तो और सभी मिसस्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करके, स्टेप नंबर 1 में सभी मिसस्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करके एक जगह पे हमको रखना पड़ेगा, अनलेस इट इज क्लियरली ट्रिवल, अनलेस इट इज क्लियरली ट्रिवल। अगर कोई चीज बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 करोड़ का टर्नओवर है और 250 रुपए की गलती है, बहुत 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 ज्यादा छोटी है, मटेरिटी लेवल के भी 1% से नीचे की है, ऐसी कितनी भी गलतियां हुई तो कभी भी ये मटेरिटी लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे गलतियों को इग्नोर कर दो, उसको बोलते हैं क्लियरली ट्रिवल। लेट्स फ्रीज गाइस। स्टेप नंबर 1 बोलता है, if auditor comes across any misstatement, all the misstatement should be accumulated and kept at one place for the purpose of analysis unless it is clearly trivial। ये सबसे मुद्दे की बात है, स्टेप नंबर 1 में ये सबसे मुद्दे की बात है, बस ये स्टेप नंबर 1 है। अब ये फालतू की चीज है एक्स्ट्रा, उसमें बस थोड़ा सा क्वेश्चन डाल दिया, स्टेप नंबर 1 में और क्वेश्चन डाल दिया। बोले मिसस्टेटमेंट के रीजंस क्या होते हैं? सो मिसस्टेटमेंट का सबसे पहला रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ओमिशन। छूट जाते हैं, परचेज छूट जाते हैं, सेल्स छूट जाते हैं, एक्सपेंसेस छूट जाते हैं, अक्रूड चीजें छूट जाती है, ओमिशन की वजह से मिसस्टेटमेंट था। और जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो इनएक्यूरेट है, परचेस का रेट गलत होता था, परचेस की क्वांटिटी गलत हो जाती, उसका डिस्क्रिप्शन गलत होता है, उसकी वजह से। या फिर प्रोसेसिंग, जो पोस्टिंग होती है, जो पोस्टिंग होती है, आगे जाकर पोस्टिंग होती है, आगे जाकर पोस्टिंग होती है, या फिर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग होता है, रिपोर्ट बनती है, उसमें गलती हो जाए, प्रोसेसिंग में गलती हो सकती है। रीजंस क्या है? या तो ओमिशन हो जाए, ये रीजन है, या तो इनएक्यूरेट डेटा कैप्चरिंग है, इनएक्यूरेट डेटा कैप्चरिंग है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, इनएक्यूरेट आपका डेटा कैप्चरिंग कर रहे हैं, या फिर उसको प्रोसेस गलत तरीके से कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम है। नाउ नाउ एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट बहुत सिंपल है यार, किसी खर्चे को गलती से कैपिटलाइज कर दिया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट। लेट्स फ्रीज गाइस। स्टेप नंबर 1 में इसने लिखा है गलती मिली तो उसको एक जगह पे एक्यूमुलेट करके रखो, अनलेस क्लियरली ट्रिवल। उसके बाद में कुशनिंग के लिए 2 पॉइंट है, कुशनिंग के लिए 2 पॉइंट है, ऐसी सिंपल सिंपल से। रीजन क्या होते हैं? ओमिशन रीजन है, या तो इन्फॉर्मेशन कैप्चरिंग गलत कर दी या उसकी प्रोसेसिंग गलत कर दी, और उसका एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 सबसे इंटरेस्टिंग है, स्टेप नंबर 2 सबसे इंटरेस्टिंग है। अब आपको गलतियां मिल चुकी है, अब आपको गलतियां मिल चुकी है, अब इसका क्या करोगे? आपको दोस्तों गलतियां मिल चुकी है, आपको दोस्तों गलतियां मिल चुकी है, अब ये गलतियों का आप क्या करोगे? कंसिडरेशन, आपको ये गलतियों को कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब आराम से बैठ के, शांति से बैठ के उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसका नेचर, एज अ ऑडिटर आपको उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेड है कि अनएक्सपेक्टेड है? ये गलती, ये गलती एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ इस एरिया में गलती एक्सपेक्टेड थी कि नहीं थी, कि अनएक्सपेक्टेड थी? क्या ये वन टाइम गलती है कि रिपीटेटिव नेचर की गलती है? क्या, ठीक है, क्या ये गलतियां पूरा, जितनी भी गलतियां हमको मिली है अभी तक के, वो एग्रीगेट करके, ये गलतियां एग्रीगेट, ये जो अगर रिपीटेटिव नेचर की है तो ये पूरा अगर मैं एग्रीगेट कर दूं, सभी गलतियों को ऐड कर दूं, एग्जिस्टिंग गलतियों को ऐड कर दूं, क्या ये मटेरिटी लेवल तक पहुंच सकती है? ये आपको स्टडी एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई बहुत हेवी गलतियां मिल रही है, बहुत बड़ी गलतियां मिल रही है। आपको आराम से बैठ के नेचर समझना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड है कि अनएक्सपेक्टेड है, रिपीटेटिव है कि नहीं है,
क्या एग्रीगेट अमाउंट, जितने भी रिपीटेशन है उनका जो एग्रीगेट अमाउंट है मटेरियल लेवल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर ये हमको स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि यार ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, अरे तो बहुत रिपीटेटिव है, अरे ये तो मटेरियल लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शॉक रहेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका रहेगा। विल हैव टू रिवाइज ऑडिट स्ट्रैटेजी। हमको हमारा ऑडिट स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ सकता है, हमको रिस्क लेवल बदलने पड़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी बदलने के बाद में ऑडिट का प्लान बदलना पड़ सकता है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी हमको इंक्रीज करने पड़ सकते हैं। गलतियां मिलने के बाद आराम से बैठ के इसको लेकर स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। हो सकता है इस वजह से हमको ऑडिट स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना पड़े, और ऑडिट स्ट्रेटेजी रिवाइज करने के बाद में ऑडिट प्लान को भी रिवाइज करना पड़े। ठीक है, इसके बाद हो सकता है बहुत बार अभी एरिया चेक करना शुरू ही किया था और हमको बहुत सारी गलतियां मिलने लग गई। हमने परचेस का सैंपल चुना, बहुत सारी गलतियां मिलने लग गई। सेल का सैंपल सुना, बहुत सारी गलतियां मिलने लग गई। हम मैनेजमेंट को बुलाते हैं, मैनेजमेंट एज पर अवर प्रिलिमिनरी ऑडिट प्रोसीजर, इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर्स, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है, हमने इनिशियल सैंपलिंग करके हमने चेक किया, हमको ऐसा लग रहा है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है इस एरिया में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है इनिशियल चेकिंग में, सैंपल चेकिंग में आपको बहुत सारी गलतियां मिल जाए और आप प्रोजेक्ट करें कि बहुत मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते देखिए हम चाहते हैं कि इस एरिया को आप अच्छे से वापस पूरा स्टडी कर ले, एग्जामिन कर ले, चेक कर ले, इसको ठीक कर ले, फिर हम वापस आकर चेक कर लेंगे। जैसे टीचर आया और देखा क्या है यार, ये पहले स्टेप्स में प्रॉब्लम है, चल वापस स्टडी कर, वापस एनालाइज कर, वापस कर क्वेश्चन सॉल्व, वापस आकर मैं चेक करूंगा। इनिशियल स्टेजेस में ही सैंपलिंग में अगर बड़े बहुत सारे मिसस्टेटमेंट मिलने लग जाए तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, क्या रीजन है। ठीक है, इसको अच्छे से इस एरिया को स्टडी करो, एनालाइज करो, पूरा रेक्टिफिकेशन करो। तो गलतियां मिलने के बाद में कभी कभी हम रिक्वेस्ट टू एग्जामिन करते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट टू एग्जामिन करते हैं, भाई रिक्वेस्ट टू एग्जामिन करते हैं। और अगर उन्होंने उस एरिया को पूरा एग्जामिन कर दिया, उसको पूरा रेक्टिफाई कर दिया, तो हम वापस जाकर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कि अब उसमें मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 2 बड़ा प्यारा है, गलतियों का एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी बदलना क्या, प्लान बदलना क्या, इसके बारे में सोचा जाता है। गलतियों को देखने के बाद रिक्वेस्ट टू एग्जामिन किया जाता है, और वो अगर वो एग्जामिन कर लेंगे, इवैल्यूएट सब गलतियां ठीक कर लेंगे, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब स्टेप नंबर 3, जो भी है अभी तक की जो गलतियां मिली, गलतियां आपने एक्यूमुलेट करके रखी हुई है, गलतियां मिली तो आपने सोचा भी उसके बारे में, बहुत अच्छी बात है। अब जो गलतियां मिली उसका क्या आचार डालेंगे। स्टेप नंबर 3 बोलता है जो आपको गलतियां मिली उसको कम्युनिकेट करो। आप टाइमली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करो मैनेजमेंट को, माननीय महोदय हमको गलतियां मिली है। ठीक है, टाइमली बेसिस पे गलतियां मिली है, हमको गलतियां मिली है, वहां पर आप हमको गलतियां मिली है, ये इतनी गलतियां हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप उसको करेक्ट कर दो। भाई जो गलतियां मिले उसका आचार थोड़ी डालना है। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए, टाइमली बेसिस पे। ये कम्युनिकेशन टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है तो इमीडिएट कम्युनिकेशन होना चाहिए, रेगुलर गलती है तो पीरियोडिकली क्वार्टरली बेस पे होना चाहिए, ताकि उनको गलतियों को समझने का, रेक्टिफिकेशन करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज है कम्युनिकेशन करो, टाइमली बेसिस पे करो। दूसरा, अगर वो रेक्टिफाई कर देते हैं, अगर वो करेक्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमने जाकर चेक करना चाहिए कि उन्होंने सही में सभी गलतियों को प्रॉपरली रेक्टिफाई किया कि नहीं। करेक्शन करेंगे तो जाकर चेक करेंगे कि उन्होंने गलतियों को करेक्ट किया कि नहीं। ठीक है, अगर वो रिफ्यूज करेंगे कि हम गलतियां ठीक नहीं करेंगे, तो रीजन समझो क्यों, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके हिसाब से ये गलती ही नहीं है। क्यों गलती नहीं है, उनके पास में एक एक्चुअली की रिपोर्ट है जो बोलता है कि प्रोविजन 50 लाख ही होना चाहिए, उनके हिसाब से गलती ही नहीं है। लेकिन हमारा एक्चुअली बोलता है कि 75 लाख होना चाहिए। अगर वो नहीं बोलते तो उनका आराम से बैठ के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, रीजन समझो, क्या रीजन है, क्यों वो बोल रहा है, इज इट जस्टिफाइड और नहीं। ठीक है, उनका रीजन समझना चाहिए। लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत ही प्यारा सा ऐसे है, ऐसे 450, वो हमको बताता है कि मिसस्टेटमेंट मिले तो क्या करना है। ऐसे 450 हमको बताता है मिसस्टेटमेंट मिले तो क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में गलतियों को एक्यूमुलेट करके बैठ जाना। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको गलतियों को एक्यूमुलेट करके बैठ जाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्वेश्चन के लिए और बातें दी हुई है।
स्टेप नंबर 2 में गलतियों को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है, स्ट्रेटेजी बदलना है, प्लान बदलना है, सोच लो, ठीक है। अगर इनिशियल से जिसमें बहुत सारी गलतियां मिल रही है, रिक्वेस्ट टू एग्जामिन कर डालो, एग्जामिन कर लिया तो बहुत बढ़िया, फिर जाकर चेक करना। अब स्टेप नंबर 3, जो गलतियां मिली उसका क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे टाइमली बेस पे, करेक्शन अगर हुआ है तो जाकर करेक्शन चेक करेंगे, रिफ्यूजल है तो क्यों रिफ्यूजल है वो रीजन देंगे। अब स्टेप नंबर 4, अब हम लोग अगर जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स बच गए, जो गलतियां मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की, उसका क्या करना, उसका क्या करना। पहले एक काम करो, जितनी गलतियां हमको मिली है, जितनी गलतियां हमको मिली है, देखो उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट्स पे, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट्स पे, टर्नओवर पे, एसेट्स और लायबिलिटी, वो देखो और रिवाइज्ड मैच्योरिटी लेवल निकालो। पहले एक काम करो, रीअसेस करो मैच्योरिटी लेवल। हम लोग ऐसे 320 में पढ़ते हैं, प्रॉफिट का 5%, टर्नओवर का 1%, ऐसे मैच्योरिटी निकलती है। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले जितनी गलतियां मिली है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे फाइनेंशियल आइटम्स पे, वो समझो, और वो समझने के बाद में रीअसेस करो मैच्योरिटी को। रिवाइज प्रॉफिट का 5% मैच्योरिटी लो, रिवाइज टर्नओवर का 1% मैच्योरिटी लो, एंड सो ऑन। अब एक बार आपने रीअसेस कर लिया मैच्योरिटी लेवल, अब आराम से बैठकर आपको डिटरमाइन करना है कितनी गलतियां मटेरियल है, इंडिविजुअली या एग्रीगेट में। आराम से बैठ के जितनी भी गलतियां है ना, अब उसको मार्क करो, अरे यार 50 लाख की लिमिट है, ये तो गलती 80 लाख की है। कौन सी गलतियां इंडिविजुअल बेसिस पे मटेरियल है उसके सामने लिखो, इंडिविजुअली मटेरियल, इंडिविजुअली मटेरियल, इंडिविजुअली मटेरियल। जो गलतियां बच गई ना, जो गलतियां बच गई उसको एग्रीगेट करके देखो, जितनी गलतियां बच गई एग्रीगेट करके कि वो मटेरियल है कि नहीं है। जब हम मटेरियल की बात करते हैं, साइज तो देखना ही पड़ेगा, अमाउंट तो देखना पड़ेगा, नेचर भी देखो। कभी कभी अमाउंट कम होता है लेकिन नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है, वो भी मटेरियल बन जाता है। कभी कभी अमाउंट कम होता है लेकिन फ्रॉड इन्वॉल्व है, वो भी मटेरियल बन जाता है। कभी कभी अमाउंट इन्वॉल्व कम है लेकिन सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर लोग इन्वॉल्व है, तो वो भी मटेरियल बन जाता है। तो देखो, स्टेप नंबर 4 के अंदर पहले रीअसेस कर लो मटेरियल लेवल को, फिर आराम से बैठ के तय करो इंडिविजुअली मटेरियल कौन सा है, एग्रीगेट में मटेरियल कौन सा है। फैक्टर्स की बात करें, आपको साइज तो देखना ही पड़ेगा, साथ में नेचर भी देखना पड़ेगा, फ्रॉड इन्वॉल्व है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, बड़े लोग इन्वॉल्व है क्या, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें और एक चीज, प्रायर पीरियड के अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसको भी इंक्लूड करो आखिरी में। बहुत बार ऐसा होता है कुछ गलतियां रेक्टिफाई नहीं की जाती, लेकिन गलती तो है, आज वो गलती का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो है। प्रायर पीरियड के जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो भी लो। लेट्स फ्रीज गाइस, स्टेप नंबर 4 में मटेरियल लेवल को रीअसेस किया, आराम से बैठ के तय किया मटेरियल है कि नहीं है, साइज के बारे में भी सोचा, नेचर के बारे में भी सोचा, और आखिरी में प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है, पिछले सालों की अगर कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की लिस्ट मेरे पास में है, उसको भी इंक्लूड करो, उसको भी ऐड करो, क्योंकि वो भी गलती तो है ही, वो भी गलती तो है ही, पुरानी गलतियां भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, प्रेजेंट में जो आपने गलत काम किए वो भी डॉक्टर को बताने पड़ते हैं, पास्ट में आपने जो गलत काम किए वो भी डॉक्टर को बताने पड़ते हैं, वो तो बताने पड़ेंगे ना, जो भी गलतियां है तो गलतियां है वो बताने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 5, अब हम जाते हैं टीसीडब्ल्यूजी के पास। मैनेजमेंट के पास चले गए थे, जितना उनको करना था कर लिया, फिर आराम से बैठ के हमने एनालिसिस किया और एनालिसिस करके हम आगे पहुंचे टीसीडब्ल्यूजी के पास में, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी को हम कम्युनिकेट करेंगे ऑल द मिसस्टेटमेंट, टीसीडब्ल्यूजी को हम कम्युनिकेट करेंगे ऑल द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और उसमें पूरा एनालिसिस करके देंगे, पूरा एनालिसिस करके देंगे। जो एनालिसिस करके देंगे, इतनी गलतियां इंडिविजुअली मटेरियल है, अपने बलबूते पे मटेरियल है, इतनी गलतियां एग्रीगेट पे, बाकी मिसस्टेटमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं, बाकी मिसस्टेटमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं अकेले में नहीं, ठीक है, बाकी को ऐड कर दूं तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एग्रीगेट में ये भी बताएंगे कितनी गलतियां करंट ईयर की है और कितनी गलतियां प्रायर पीरियड से कंटिन्यू हो रही है, पूरा डिटेल एनालिसिस देंगे। इंडिविजुअली मटेरियल कितनी है वो बताएंगे, इंडिविजुअली मटेरियल कितने एग्रीगेट में मटेरियल है वो बताएंगे, उसमें भी ये बताएंगे करंट ईयर का कितना, प्रायर पीरियड का कितना, करंट ईयर का कितना, प्रायर पीरियड का कितना, ये पूरा एनालिसिस देंगे। ये भी बताएंगे इससे ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट है, क्या हम लोग क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या हम लोग क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, एडवर्स देने के बारे में सोच रहे हैं, कैसा ओपन देने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी बताएंगे, उसके ड्राफ्ट वर्डिंग्स भी बताएंगे। देखो ऐसा, माननीय महोदय
ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, आपको बता रहे, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। मैनेजमेंट बोलता है भाई साहब, मैनेजमेंट बोलता है, ठीक है, मैनेजमेंट एकदम सिंपल सी बात बोलता है, दोष चार्ज विद गवर्नेंस, दोष चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, अगर रेक्टिफाई कर दे तो बहुत बढ़िया। अगर दोष चार्ज विद गवर्नेंस सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर दे बहुत बढ़िया, नहीं तो हम उनको बता ही चुके, रेक्टिफाई नहीं करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा लिखने वाले, ठीक है। इफ दे रेक्टिफाइड वेरी गुड, इफ दे डोंट रेक्टिफाइड हम ऑडिट रिपोर्ट में लिख देते हैं। अब एक और चीज, हम उनको बोलते हैं कि हमको जितने भी, ठीक है, जितने भी आखिरी में टीसीडब्ल्यूजी बोलता है कि देखो जितना रेक्टिफिकेशन करवाना था करवा दिया, अब मेरे हिसाब से जो गलतियां बची है वो बहुत छोटी है, इममटेरियल है। अगर दोष चार्ज विद गवर्नेंस ये बोलता है कि ये गलतियां इममटेरियल है, बहुत छोटे अमाउंट की है, इसको रेक्टिफाई करने की अब जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे काम करो, तुम्हारे लेटर हेड पे लिख कर दो, लेटर हेड पे लिख कर दो कि कुछ गलतियां बहुत ही छोटे अमाउंट की है, बहुत ही इममटेरियल है, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं और कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें समरी, सारे वो जो आपका लेटर रहेगा उसमें समरी, ये वो गलतियां है, ठीक है। अगर टीसीडब्ल्यूजी बोलता है कि कुछ गलतियां इममटेरियल है तो ठीक है ना, आपके लेटर हेड पे लिख कर दो ये गलतियां है, ये उसकी समरी है, ये गलतियां पूरी की पूरी इममटेरियल है, इसको रेक्टिफाई करने में एफर्ट्स बहुत ज्यादा है और कोई खास असर नहीं होने वाला, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दे दो। स्टेप नंबर 6, आखिरी स्टेप, डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट करो 3 बातें। नंबर 1, आपका स्टेप नंबर 1 में क्लियरली ट्रिवल थ्रेशोल्ड, क्लियरली ट्रिवल, किस अमाउंट को आप क्लियरली ट्रिवल बहुत ही छोटा मानते हो, वो जो लिमिट है वो आपने कैसे तय की। जैसे मैंने बोला कि सपोज मैं अगर बोलता हूं कि आपका जो 5 लाख है, 5 लाख रुपए का मटेरियलिटी है, उसका 1%, उसका 1% है 5,000, तो आप बताइए कि भाई मटेरियलिटी 5 लाख रुपए की थी, उसका 1% होता है 5,000 रुपए, और हमने 5,000 रुपए की जो नीचे की चीजें थी उसको हम लोगों ने क्लियरली ट्रिवल माना। डॉक्यूमेंट करिए कि आप क्लियरली ट्रिवल का थ्रेशोल्ड, क्लियरली ट्रिवल की लिमिट कितनी है और कैसे आपने उसको कंप्यूट किया, कैसे आपने कंप्यूट कर डिटरमाइन किया, उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट करिए। फिर एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट्स, जितने भी मिसस्टेटमेंट मिले उसको भी डॉक्यूमेंट करिए। इनिशियली क्लियरली ट्रिवल लिमिट कितनी है वो डॉक्यूमेंट करिए, कितने मिसस्टेटमेंट मिले वो आपको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और आखिरी में आपने इनको कैसे टैकल किया, सभी गलतियों को, आपने कितनी गलतियों को मैनेजमेंट से रेक्टिफाई कराया, कितनी गलतियों को टीसीडब्ल्यू से रेक्टिफाई करवाया, कितनी गलती अनकरेक्टेड है, क्या वो मटेरियल है कि इममटेरियल है, मटेरियल है तो आपने ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट लिया क्या, इममटेरियल है तो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने लिया क्या, ठीक है। वो आप लोगों को, ठीक है, वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, बहुत सिंपल स्टेप। इसमें मैं एसेट 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, एसेट 265 कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, और ऐसे 450 हमने खत्म किया। आई होप आपको बहुत मजा आया। प्लीज आपसे मैं दो ही चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ, आपसे लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो हमारे लेक्चर्स है जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों तक आप पहुंचाए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बताएं, और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं लेक्चर खत्म होने के बाद, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है वो कमेंट्स जरूर 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 डालते रहिए, और इसको बार बार देखिए लेक्चर्स को। बाय बाय एवरीवन।